नमस्कार। आज दिखाते हैं हम अपने सर हैं एक हरिमोहन, उनकी एक वीडियो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस चीज पर है कि नेपाल जो बैटल ग्राउंड बना हुआ है भारत और चाइना का, उसमें कौन जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है कि चाइना जीत रहा है। ये बातें बता रहे हैं हमारे सीनियर हैं हरिमोहन जी, वो बता रहे हैं इस चीज को। नेपाली मित्रों, उनको हरिमोहन जी को गाली गलौज ना करें, क्योंकि आप लोग तो अपने महान किंग पृथ्वीनारायण शाह को गाली दे सकते हैं, तो इंडियन क्या चीज है आपके लिए। फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हरिमोहन सर को गाली गलौज बिल्कुल ना करें। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है नेपाल। नेपाल के ऊपर समस्याएं जिस तरीके से भारत झेल रहा है, नेपाल के अंदर समस्याएं और दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों सवाल यह है कि असलियत में चाल क्या है, चाल का एनालिसिस क्या है, उन सब चीजों के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां अगर आप नेपाल देखते हैं तो नेपाल का एक और नेपाल के साथ भारत का एक इलाका लिपुलेख कालापानी एरिया जो है पूरे का पूरा डिस्टर्ब्ड रीजन हो चुका है। और उस डिस्टर्ब्ड रीजन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे नेपाल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो अपने निम्नतम स्तर पर हैं, और ऐसे लग रहा है कि चीन की गोद में जाकर नेपाल बैठ चुका है, क्योंकि नेपाल के ऊपर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। एनसीपी यानी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, जिसके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बहुत अच्छे और क्लोज संबंध हैं। प्रधानमंत्री ओली जो है वो इस समय गद्दी पर बैठे हुए हैं, और लगभग पूरा का पूरा विपक्ष या तो धराशायी है या और कुछ। पूरे के पूरे इंडियन मीडिया को वहां से गायब किया हुआ है, इंडियन मीडिया को बैन कर दिया गया है। सिचुएशंस जो है वो समझ नहीं आ रही कैसे क्या होगा। ऐसे में आप स्टेप बाय स्टेप सिचुएशंस को समझिए कि चीन की चाल क्या थी जो भारत नहीं समझ पाया, और वो जो चाल थी जिसे भारत नहीं समझ पाया, अगर वो चाल सही से समझ लेते तो आज के दिन आपको परिस्थितियों के अंदर फंसना नहीं पड़ता। और यहां कहीं ना कहीं भारत जो है वो परिस्थितियों में फंसा हुआ है। अगर आप इन सिचुएशंस को देखते हैं तो भारत के साथ अगर बॉर्डर को देखा जाए तो चाइना जो है वो इंडिया के साथ इस लद्दाख रीजन के अंदर, जहां पर डेप्सांग, ग्वालबन घाटी, पैंगसो, ये पांगसो लेक, इसके बाद पूरे का पूरा ये बॉर्डर अक्सरियत में शांत था, और नॉर्दर्न सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रखी थी। यहां चीन ने भारत को एक ऐसी चाल में फंसाया है जो आज के दिन भारत की गले की फांस बन सकता है या जी का जंजाल बन सकता है। वो है ये लिपुलेख कालापानी मामला। ये जो इलाका है ये लिपुलेख कालापानी मामला है। इस लिपुलेख कालापानी और लिम्पियाधुरा जो रीजन है, इसके ऊपर चाइना ने बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम खेली, और भारत उस गेम के अंदर फंस गया। हालांकि इसमें चाइना डायरेक्ट पहले नहीं आया, लेकिन आज के दिन भारत जो है चाइना के इस गेम में इस तरीके से, भारत जो है चीन के गेम में इस तरीके से फंस चुका है कि भारत समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या, भारत को शायद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। नेपाल, जैसे कि मैंने बताया, एक एंटी इंडिया मूड जो है वो लगातार भारी होता जा रहा है। एंटी इंडिया मूड भारी होता जा रहा है, और इंडिया की यहां पर फेल्योर ये है, इंडिया का फेल्योर ये है कि इस एंटी इंडिया मूड को समझ नहीं पा रहा या संभाल नहीं पा रहा, जबकि भारत से कहीं ज्यादा खतरा चीन से है नेपाल को। लेकिन नेपाल की यहां पर, इंडिया की यहां पर फेल्योर है, फेल्योर ऑफ इंडिया है कि वो अपने इतने क्लोज फ्रेंड को संभाल नहीं पाया, और उस एंटी इंडिया मूड को हैंडल नहीं कर पाया, या उसे एक मास मूवमेंट में बदल नहीं पाया। अगर वो मास मूवमेंट में बदलता या कुछ सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखता, तो सिचुएशंस आज जितनी क्रिटिकल नेपाल में है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं होती। यहां चीन किस तरीके से कामयाब हुआ इसे समझिए। सबसे पहला स्टेप वन चीन का यह था, खुले तौर पर चीन का स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था इसको एक डिस्प्यूट क्रिएट करवा देना, डिस्प्यूटेड रीजन घोषित करवा देना। और सबसे पहले नेपाल ने बहुत तेजी से भारत से बात तक नहीं की, भारत से इस मामले में बात तक नहीं की, और इस इलाके को डिस्प्यूटेड रीजन बना दिया गया।
अब जब डिस्प्यूटेड रीजन नेपाल की तरफ से बन गया और भारत कुछ नहीं कर पाया, भारत के नुमाइंदे वहां पर मौजूद नहीं थे, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वहां पर कमोबेश कमजोर पड़ रही थी या उसमें वो धार नहीं थी, उसका नतीजा दूसरी तरफ ये निकल कर आया। स्टेप सेकंड में डिस्प्यूटेड रीजन के बाद अगला जो पार्ट आपको लोगों को दिखाई देगा, स्टेप सेकंड जो डिस्प्यूटेड रीजन था, उसके बाद असलियत में नेपाल इस मामले को, नेपाल इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इशू ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इशू ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। नेपाल जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस इशू को ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होगा, इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ले जाकर, यानी अभी आपने खबर सुनी होगी कि किस तरीके से नेपाल ने अपना नया मैप जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भेजा, किस तरीके से नेपाल ने अपना नया मैप यूनाइटेड नेशंस में भेजकर उसको ये कहा कि ये हमारा अपना संसद का पास किया हुआ नया मैप है और ये टेरिटरी हमारी है। और उसके बाद अब स्टेप 3 में चीन यहां पर आपको सामने नजर आ रहा है और 1000 सोल्जर्स ऑफ चाइना आर डिप्लॉयड हेयर, 1000 सोल्जर्स ऑफ चाइना आर डिप्लॉयड हेयर। सोचने वाली बात है कि अब एकदम से इस अपने 1000 सोल्जर्स को यहां पर भेज देना और यहां से एंट्री ऑफ चाइना शुरू हो जाना, यहां से एंट्री ऑफ चाइना शुरू हो गया और यहीं से और 1000 सोल्जर्स भेजने का मतलब यह है कि ओपन्ड न्यू फ्रंट फॉर इंडिया। अब यहां चाइना ने इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खोल दिया और ये चाइना के फॉर्म में इंडिया का फेल्योर है। सोचकर देखिए, इस चाल को इंडिया नहीं समझ पाया। अब सवाल यह है कि अगर ये पूरा जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड रहा तो इसका बेनिफिट चाइना को क्या मिलेगा। अब दोस्तों सीधी सी बात है, ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। डिस्प्यूटेड रीजन किसी भी कंट्री की, और अगर वो इंटरनेशनल हो तो और ज्यादा खतरा होता है। अगर वो इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड रीजन हो तो वो और ज्यादा खतरा रहता है। कैसे? इसको आप इस फॉर्म में देखिएगा दोस्तों, इसको आप इस फॉर्म में देखिएगा कि कहीं ना कहीं यहां ये जो इलाका है ये आपका कश्मीर है और ये कश्मीर जो है ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट का इशू है। इसके अंदर इंडिया ने बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की इस मामले में कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को इंडिया को यहां पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ती थी और जो बैटल ग्राउंड था वो इंडिया वाला पार्ट था, उसे शिफ्ट करके पीओके में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है जिसमें अक्साई चीन अलग से है। लेकिन खास बात ये देखिए, दुनिया की जो ध्यान है वो पूरे का पूरा पीओके के ऊपर है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जिसे कहते हैं इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर है। कभी भी अक्साई चीन का इलाका जो है ये कभी भी अक्साई चीन का इलाका डिस्कशन में आता ही नहीं है। यहां चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी जीतती हुई नजर आ रही है कि चाइना जो है इस मामले को इंटरनेशनलाइज होने ही नहीं देता। लेकिन चीन ने बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से और बहुत सफाई से, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से और बहुत सफाई से इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड क्रिएट कर दिया, एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। और ये डिस्प्यूट जो है अब फॉर एवर रहेगा। अब ये डिस्प्यूट फॉर एवर यानी हमेशा रहेगा। और जब भी
और जब भी इंडो नेपाल बॉर्डर की बात होगी, इंडो नेपाल रिलेशंस की बात होगी, इसको हमेशा डिस्कस किया जाएगा। और एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पर खेलने वाली पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल चाहे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, वो रह रहकर इस डिस्प्यूट को उठाती रहेंगी, इस दुखती रग को दबाती रहेंगी, और ये कहीं ना कहीं एज टू चाइना इन नेपाल मिलेगा, एज टू चाइना इन नेपाल मिलेगा। अब एक तो यह है कि चाइना को नेपाल में इंडिया के अगेंस्ट बढ़त मिल गई। अब इंडिया जब भी नेपाल से बात करेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में पहले इस मामले में डिस्कशन होगा, और जब भी इस मामले में डिस्कशन होगा वहां पर इंडिया अपने स्टैंड पर कायम होगा, नेपाल अपने स्टैंड पर कायम होगा, और हमेशा नेपाल की गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बना रहेगा, नेपाल की गवर्नमेंट पर हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में भारत से बढ़त बनाई जाए, किस तरीके से इस पूरे मामले में भारत से बढ़त बनाई जाए। इसलिए आगे से भविष्य में जब भी कोई नेपाल की सरकार आएगी, उसको हमेशा अपने आप को भारत से जीता हुआ दिखाना पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिकली भारत से प्रतिद्वंदिता हो गई। यानी जब भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अब जब भी कोई नेपाली नेता अब भारत आएगा, तो नेपाल में उससे सवाल पूछा जाएगा, लिम्पिया धुरा लिपू लेख और काला पानी मामले में क्या हुआ। अब उसे बताना पड़ेगा कि भारत को हमने ये कहा और भारत ने ये कहा। अगर ऐसा वो नहीं कर पाया तो उसकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। अगर उसकी राजनीति खतरे में आएगी तो उसे जानबूझ, और राजनीति के ऊपर कोई भी नेता दाग नहीं लगने देना चाहता। यही एक कारण है कि उसे ना चाहते हुए भी इंडिया के ऊपर दबाव डाल के, शोर मचा के, लड़के झगड़ के ये दिखाना पड़ेगा कि वो नेपाल के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला मामला है। ऐसे में अब हर पार्टी आकर इस मामले पर डिस्कशन करने के लिए बाउंड है, और हर पार्टी आकर इंडिया से रिलेशन सुधारने की कोशिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले यह सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया इज एन एग्रेसर। सवाल यह पूछा जाएगा, इंडिया इज एन एग्रेसर। और मजे की बात समझिए, और मजे की बात यह है, भारत ने कोशिश की थी कि चाइना के अगेंस्ट एंटी चाइना मूड बनाया जाए, और उस एंटी चाइना मूड के अंदर यह लिखा जाए, एंटी चाइना मूड के अंदर वो रुई गांव के अंदर जो चाइना के सोल्जर्स घुसे थे, उस मामले को चाइना ने यहां पर नेपाल की सरकार के ऊपर दबाव डाल के इंडिया के मीडिया को ही बैन कर दिया। अब ना तो इंडियन मीडिया होगा, ना इंडिया का पक्ष जनता के सामने रख पाएगा, और ना ही चीन का गंदा खेल उस मीडिया को दिखा पाएंगे। अब जब चीन का गंदा खेल ही उस मीडिया को नहीं दिखा पाएंगे, तो सारे का सारा जो भी चाइना करेगा वो सब सही। इस चीज को समझिए, इस चीज को कोई नहीं समझ रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप 4 चाइना का ये होगा, टू इंटरनेशनलाइज दैट इशू, इंटरनेशनलाइज दैट इशू, इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दो। यानी अब पूरी दुनिया के अंदर ये जो मुद्दा है ये डिस्प्यूट की फॉर्म में आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जो हैं, वो किसी भी कंट्री की जो है वो वीकनेस और वीक पॉइंट फॉर फॉरेन पॉलिसी होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है। वो जो है कोई भी हुआ वो फॉरेन पॉलिसी का वीक पॉइंट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो हमेशा, अब भारत कहीं पर भी जाएगा, पहले कश्मीर में भी यही था, भारत किसी भी देश के साथ संबंध बनाने के लिए जाता तो वो देश हमेशा कश्मीर की एक दुखती रग को दबाता, और भारत से कश्मीर के मामले में थोड़ी सी पहले कश्मीर के मामले में बात करता। भारत उसको कश्मीर के मामले में अपनी
जो पॉलिसी है और जो अपने स्टैंड है वो क्लियर करता, उसके बाद उसे अपने पक्ष में लेता, अपना सपोर्ट वो कंट्री देने के लिए भारत को किसी ना किसी तरीके से दबाव डाल के अपनी बात मनवा लेता और ज़्यादा कंसेशंस लेता और भारत को रिटर्न में कम देता। ये हमेशा से होता रहा। मोदी सरकार ने आके कश्मीर के इस इंटरनेशनल मुद्दे को लगभग फिनिश कर दिया, तो अब वो मुद्दा दूसरा इंडिया के गले में डाल दिया गया नेपाल के द्वारा। तो भारत की विदेश नीति को कमजोर किया जाएगा। भारत की विदेश नीति यहां पर असफल रही। भारत की विदेश नीति यहां पर असफल रही क्योंकि भारत इस सारी के सारी चाल को नहीं समझ पाया, घुमा फिरा के ट्रैप में फंस चुका है। हमें अपनी राजनेताओं पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के लीडरशिप पर पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन अभी फंसा हुआ खड़ा हो रहा है। और जिन हमारे भारत के जो भक्तों को मेरे इन वीडियोस के अंदर कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो दोस्तों देखो, एक चीज़ होती है वीर रस। वीरता रस या वीर रस क्या होता है? इसके अंदर आपको वीरतापूर्वक कहानियां सुनाई जाती हैं और आपके दिमाग के अंदर एक बात बिठा दी जाती है कि आप जीवन में कभी नहीं हार सकते। जब आपके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है आप अपने जीवन में कभी नहीं हार सकते, तो अच्छी बात यह है कि आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छी बात यह है कि आप पूरे के पूरे देशभक्ति का जज्बा जागता है। अपने समाज, अपनी व्यवस्था, अपने सब चीज़ों के लिए जान देने तक की आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये है कि कभी कभार आप इतने जोश में आ जाते हैं उससे कि होश खो बैठते हैं। कई बार छोटी छोटी तैयारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मेरी कोशिश आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना है। मेरी कोशिश कभी भी ये नहीं है कि आप लोगों को डरा देना। वास्तविकता का आईना देखता रहना चाहिए ताकि वास्तविकता के बारे में पता हो। और अगर वास्तविकता से आप रूबरू नहीं होते और केवल गालियां बकने में ही लगे रहते हैं तो भाई साहब वो आपकी इच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुल के बोलूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी भी है, आपकी है। आप जो बोलना चाहें कमेंट बॉक्स में बोलिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी भी है। और जो मेरे भाइयों को इसमें बुरा लगता हो आप आके मेरे से बात कर सकते हैं। यस, यू कैन हैव अ डिबेट ऑन विद मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं उसके अंदर आपसे बात करूंगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगिए, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा, एक्सप्लेनेशंस लिखूंगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से आप सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही इस टॉपिक के अंदर कि भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश नीति के मामले में या चीन के इस जाल के अंदर भारत जो है वो फंस चुका है। चीन की इस चाल में भारत फंस चुका है और भारत इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कॉशन।